नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। अगर ब्रेन सर्जरी की बात अगर देखा जाए तो स्पाइन सर्जरी भी बहुत नाजुक सर्जरी मानी जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी मानी जाती है। और इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए लोगों के मन में डर आ जाता है कि इसको कराएं या ना कराएं। स्पाइन से जुड़ी हुई सर्जरी और स्पाइन से जुड़े हुए जो बहुत सारे विषय हैं जिनको सोच कर के लोग डरते हैं कि इस सर्जरी के लिए जाएं या ना जाएं, तो ये सारे जो भ्रम कह लें या उत्सुकता कह लें या आपके दिमाग के प्रश्न को कह लें, इनके आज हम उत्तर लेने के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर वैभव जैन के पास। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वैभव जी के साथ, तो उनमें शामिल हैं कुछ जो हमारे दर्शकों के प्रश्न भी थे कि ये तकनीक क्या है, किसके लिए फ़ायदेमंद है, कितनी सुरक्षित है और क्या वाकई या पारंपरिक स्पाइन सर्जरी से बेहतर विकल्प है। तो आज इन सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं वो हमको मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो स्पाइन की सर्जरी है उसकी ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है। सोनी जी, देखा जाए तो 90% मामलों में स्पाइन सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि दवाई, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाते हैं। बट कुछ मरीज़ 5 से 10% जिनमें दर्द की समस्या बनी रहती है, रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत आती है, पैरों में सुनपन होने लगता है, पैरों में कमज़ोरी आ जाती है, लैट्रिन बाथरूम का कंट्रोल छूट जाता है, उन पेशेंट्स में सर्जरी अति आवश्यक हो जाती है और इमरजेंसी केयर में आ जाती है। जी, तो इसके बाद डॉक्टर साहब हम बात करेंगे जो पारंपरिक स्पाइन सर्जरी है और एंडोस्कोपिक मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। जी, पारंपरिक स्पाइन सर्जरी जो है उसमें चीरा बड़ा लगता है, मांसपेशियों को डैमेज ज़्यादा होता है। विजुअलाइजेशन हम नेकेड आई से करते हैं अथवा या सामान्यतः हम कहें कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी में फ़ायदा ये है कि हम दूरबीन द्वारा शरीर के अंदर जाते हैं, एक छोटे चीरे के द्वारा, वहाँ पे मसल डैमेज कम होता है, बोन रिसेक्शन जो हड्डी हम थोड़ा सा काटते हैं डिस्क को निकालने के लिए वो कम हो जाता है, और जो एकदम ख़राब हिस्सा होता है वो मैग्नीफाइड दिखता है, उसको निकालने में आसानी होती है। और मैग्नीफिकेशन के कारण ये तकनीक ज़्यादा सुरक्षित और रिकवरी ज़्यादा फास्ट होती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो पारंपरिक सर्जरी हुआ करती थी उसको आप नेकेड आई से करते थे, उसमें बड़ा चीरा लगता था और आप उतना इन डेप्थ उस स्थान को नहीं देख पाते थे जो कि अफेक्टेड है। लेकिन इस तकनीक की वजह से आप, एक तो आपने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म आप तरीके से अंदर जाते हैं और एक कैमरे के जरिए आप मतलब उसको बड़ा करके देख पाते हैं, उससे आपकी सर्जरी आसान हो जाती है। तो इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो मरीज को किस तरह के इस तकनीक के फ़ायदे हैं। जी, इसमें मरीज़ को बहुत अत्यधिक फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें मसल डैमेज कम हो रहा है, टिश्यू डिसेक्शन कम है, चीरा कम है और ब्लीडिंग का रिस्क कम रहता है, इसमें इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है। और सामान्यतः मरीज़ हम अगले दिन छुट्टी कर देते हैं, जिससे हम ये माने कि सर्जरी से काम पे लौटने का टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब फास्टर रिकवरी, लेस पेन और मिनिमल टेक्निक, ये फ़ायदे ये सामान्यतः ओपन सर्जरी के मुकाबले ज़्यादा है। जी, मतलब डॉक्टर साहब ये समझाना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि पहले की जो सर्जरीज होती थी उसमें जब पारंपरिक सर्जरी होती थी तो बड़ा चीरा लगता था, बड़ा ऑपरेशन होता था और उसके बाद जो बेड टाइम था मरीज का वो ज़्यादा होता था। हाँ, सामान्यतः पहले जब इंस्ट्रूमेंटेशन इतना डेवलप नहीं था तब मरीज़ को हम ज़्यादा समय बिस्तर पर रखते थे। अब तो जैसे कुछ सर्जरीज़ में हमें पारंपरिक ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, मरीज़ को हम अगले दिन चला लेते हैं। बट जो हम रिकवरी बोले, टिश्यू डैमेज, टिश्यू रिकवरी, ये ज़्यादा फास्ट इसलिए क्योंकि हम सब कुछ डैमेज ही कम कर रहे हैं। तो बेड टाइम फ्रॉम सर्जरी टू रिटर्न टू वर्क इज़, जो हम बोले कि सर्जरी के बाद मरीज़ काम पे कब जा रहा है, हमारे लिए रिकवरी ये है जी, वो ज़्यादा फास्ट है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कंपेयर टू ओपन सर्जरी। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है ये क्या सभी पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है या सभी पेशेंट इसका लाभ ले सकते हैं या कुछ सिलेक्ट पेशेंट्स के लिए ही इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्यतः जो डिस्क के पेशेंट हैं, एक सिंगल लेवल डिस्क, सिंगल लेवल फ्यूजन, डीकम्प्रेशन जिसको हम स्टेनोसिस भी बोलते हैं, इन सब में ये एंडोस्कोपिक तकनीक ज़्यादा कारगर है। बट जैसे कि पीठ में टेढ़ापन, डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, मल्टी लेवल समस्याएं हैं, वहाँ पे पारंपरिक सर्जरी ज़्यादा कारगर है। अब इसमें कोई भी तकनीक या चूज़ करने से पहले हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना पड़ता है। तो सिंगल लेवल पे
इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। मल्टीपल लेवल और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ में ओपन सर्जरी ज़्यादा कारगर है। जी, तो सर अब आज का जो टॉपिक है, हम स्पाइन सर्जरी की बात कर रहे हैं, और इसको लेकर के जो मैंने शुरुआत में कहा था कि लोगों के दिमाग में डर बहुत होता है जी। और डर की बात जब आती है तो निश्चित रूप से उसको क्लैरिफाई करना या उस डर को दूर करने का हमारी जिम्मेदारी होती है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं जो सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो उनका जो डर रहता है वो कितना वाजिब है, क्योंकि कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि अगर वो सर्जरी बिगड़ती है तो पैरालिसिस से लेके तमाम खतरे होते हैं। तो वो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को आप ऑपरेट भी कर दें और उसको कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो? जी, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि स्पाइन सर्जरी के बाद मरीज़ चल नहीं पाएगा। अभी हम देखें कि लास्ट 10 साल में अगर किसी भी सर्जिकल फील्ड में इनोवेशंस हुई हैं या डेवलपमेंट आए हैं, उसमें स्पाइन सर्जरी है। स्पाइन सर्जरी में एंडोस्कोपी से लेके रोबोट से लेके सब कुछ का आविष्कार हो गया है और ये बहुत ईजीली और बहुत फास्ट तरीके से हम ले रहे हैं इसको अपनी प्रैक्टिस में। जैसे अब हम बोले कि मरीज़ का पैरालिसिस का डर, किसी भी सर्जरी अगर हम हाथ में प्लेट डालना चाहें, जितना रिस्क हाथ में प्लेट डालने की सर्जरी में है फ्रैक्चर के बाद, उतना ही रिस्क स्पाइन सर्जरी में है। हम इसको ज़्यादा और कम नहीं कर सकते। जैसे कि इन्फेक्शन का रिस्क वो दोनों सर्जरी में समान है। हम बोले बेहोशी का रिस्क तो दोनों सर्जरी में समान है। अब जो आप बोलते हैं रिजल्ट की बात, वो आती है मरीज़ किस स्टेज में आके सर्जरी करा रहा है। अगर पैर में कमज़ोरी आ चुकी है, लैट्रिन बाथरूम का रास्ता कंट्रोल छूट चुका है, उसके बाद भी मरीज़ अपना सोच रहा है, टाइम लेके आ रहा है, तो उसमें रिकवरी के चांसेस नहीं। वहाँ हमारा सर्जरी करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको मरीज़ को चला पाएंगे, रिकवरी आ जाएगी। उसमें हमारा पर्पस इतना है कि मरीज़ का दर्द खत्म हो जाए। अब आप अर्ली स्टेज में जब समस्या शुरू हुई है, जब आपको डॉक्टर द्वारा सब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करने के बाद आपको सर्जरी की एडवाइस दे रहे हैं, तब आप सर्जरी कराते हैं, तो एक तो सर्जरी करना आसान होता है, रिस्क कम हो जाती है और रिकवरी बहुत बढ़िया होती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारा मरीज़ जिसको वीकनेस थी, उसको ओपीडी से समझा के भेजा कि आपको वीकनेस ऐसे सिम्टम आए तो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। तो जैसे ही सिम्टम आए, उन्हें हमें 6 घंटे में इन्फॉर्म किया, हमने शाम को उनकी सर्जरी कर दी और विद इन ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के बाद ही उनकी रिकवरी पूरी हो गई एंड ही वॉज कम्फर्टेबली वॉकिंग। जी। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मरीज़ की सर्जरी करी 2 महीने बाद, हर तबके के मरीज़ आते हैं, वो अपने गन्ने की चक्री चला रहे थे। जी। तो स्पाइन सर्जरी सेफ़ है। जितना रिस्क किसी भी और हड्डी की सर्जरी में है, उतना ही रिस्क स्पाइन सर्जरी में है। वो जो पुरानी तकनीक थी, बड़े चीरे थे, जब टेक्निक्स इवॉल्व होती है तब रिस्क अलग थी। अभी रिस्क बोला जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, सेफ़ है, वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने भी जिक्र किया था कि पेशेंट आपके पास ज़्यादातर लेट स्टेज पर आते हैं या जब तक चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी होती हैं, तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव उसको रिलीफ देने से ज़्यादा पेन रिलीफ पर चला जाता है। तो ये ऐसे कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई दें कि आपको मतलब जब बात हम राइट टाइम पर पहुंचने की कर रहे हैं, तो कौन से सिम्टम्स दिखाई दें तो आपको तुरंत आके आपसे मिलना चाहिए? जी, इसमें सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं कि जब आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे फिजियोथेरेपी, दवाई और एक्सरसाइज से रिलीफ नहीं हो रहा है, बिना दर्द की गोली के आपका काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा चलने में पैर में सुनपन या भारीपन आ रहा है, या पैरों में कमज़ोरी आने लगी है, या लेटरिन और बाथरूम का आपका कंट्रोल छूट रहा है, ये सब रेड फ्लैग साइन बोले जाते हैं इनको। इन कंडीशंस में सर्जरी ज़रूरी हो जाती है और आप डिसाइड करें और टाइमली इंटरवेंशन लें। और सर्जरी में भी बहुत ऑप्शन है, जैसे कि हमने बताया कि एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, ओपन सर्जरी, सब तरीके के ऑप्शंस हैं, बट डिसाइड तो मरीज़ को करना पड़ेगा। ये सब साइन आप ध्यान में रख के कर सकते हैं। दूसरा ये थे डिजेनरेटिव कंडीशंस के साइन। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है या ट्यूमर है तो साइन कुछ अलग प्रकार के रहेंगे, जैसे बुखार आना, रात में दर्द बढ़ जाना, कमज़ोरी प्रोग्रेसिव बढ़ती जाना, वज़न कम होना, ये सब साइन ध्यान में रख के आप अपने नज़दीकी कंसल्टेंट या डॉक्टर से परामर्श लें। डेफिनेटली वो जानकार रहते हैं, वो आपको अच्छे से बेहतर गाइड कर पाएंगे। ओके। तो सर, अभी अगर हम बात करें न्यू वर्सेस ओल्ड टेक्निक्स की, पारंपरिक सर्जरी की बनाम एंडोस्कोपी और जो मिनिमली जो इन्वेजिव सर्जरी के और भी जो रूप हैं उनकी, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस और रिकवरी दोनों को अगर हम तुलना करते हैं तो किस में बेहतर होती हैं? डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस, रेट ऑफ रिकवरी, पेन पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ये सब एंडोस्कोपिक तकनीक में बहुत कम रहते हैं। तुलनात्मक रूप में ओपन सर्जरी में ज़्यादा रहते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि हर सर्जरी का इंडिकेशन है,
तो कहीं केस में एंडोस्कोपी पॉसिबल नहीं होती, वहाँ ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। बट हाँ, इन सब के लिए भी केस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तकनीक दोनों में ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट हाँ, अगर हम बात करें कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी द्वारा रिकवरी बहुत फास्ट है, ब्लड लॉस कम है, इन्फेक्शन रेट कम है, सर्जिकल रिकवरी टाइम बहुत कम है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम है। तो अगर हम देखें तो इसमें एंडोस्कोपिक सर्जरी थोड़ी ज़्यादा बेहतर मानेंगे हम। जी, तो सर इस भोपाल जैसे छोटे और मंझोले शहर की बात करें हम, तो ये टेक्निक सब जगह अवेलेबल है या कहीं कहीं अवेलेबल है? नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एंडोस्कोपिक तकनीक जो है अब वो महानगरों से निकल के टायर 2 सिटी में आ चुकी है। हम पिछले 3 से 4 सालों से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं भोपाल में ही। रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं, बहुत उम्दा हैं। इनफैक्ट हमारे गांधी मेडिकल कॉलेज में भी इसकी सुविधा उपलब्ध है जी। तो गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है इसमें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप किया हुआ है, इनफैक्ट प्राइवेट में भी डेवलप है। तो आप बोले एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए हमें महानगर जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भोपाल इज सेल्फ सफिशिएंट, रिलायबल डॉक्टर्स हैं। मतलब जो मध्य प्रदेश के अगर 4 बड़े शहरों की हम बात करें तो चारों जगह चारों में, हाँ, सामान्यतः चारों में ये सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। जी। अच्छा, इसके बाद बात आती है डॉक्टर साहब, क्योंकि पेशेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि ये सर्जरी कितनी महंगी है, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना सक्सेस रेट है, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। जी, अब सिंस टेक्निक नई है, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, सामान जैसे जैसे चीरा छोटा हो जाता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हमें, प्रिसाइज टेक्निक चाहिए, कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। बट इसके मुकाबले अगर हम तुलना करें कि हॉस्पिटल स्टे, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए पूरा ओवरऑल कॉस्ट फ्रॉम सर्जरी टू रिटर्न ऑफ वर्क, ये एंडोस्कोपी मेरे हिसाब से सस्ता पड़ेगा जी, पारंपरिक सर्जरी के मुकाबले। बट आप एट द पॉइंट ऑफ सर्जरी सोचें तो डेफिनेटली एंडोस्कोपिक सर्जरी थोड़ी महंगी है, बट हाँ बिल्कुल वाजिब मूल्यों में होती है। यहाँ पे सरकारी में भी सुविधा उपलब्ध है, तो सर्जरी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मानेंगे हम उसको। तो डॉक्टर साहब, जैसे दर्शकों के दिमाग में ये जरूर अभी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई होगी आपके इस जवाब से भी कि कॉस्ट क्या आएगी, तो थोड़ा कॉस्ट के ऊपर प्रकाश डालें। अब इसमें कॉस्ट, स्पाइन सर्जरी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्जरी क्या करनी है। अब जब हम कॉमन प्रॉब्लम होती है, हम डिस्क प्रोलैप्स जिसको बोलते हैं, डिस्क हर्निएशन या sciatica की समस्या जिसको हम बोलते हैं, उसमें एंडोस्कोपिक सर्जरी सिंगल लेवल के अराउंड आपकी कॉस्टिंग आनी चाहिए 1,10,000 से 1,10,000 के बीच में, 1,15,000 के बीच में। यही ओपन सर्जरी की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट अराउंड आती है 90,000 की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट है उसके हिसाब से आई थिंक इट्स क्वाइट रीजनेबल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से केसेस स्पाइन के बढ़ रहे हैं, कमर दर्द, गर्दन दर्द और आपका रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए भी दर्द हैं, तो इसमें स्पाइन सर्जरी का रोल बढ़ता जा रहा है जी। और ख़ास तौर से अब नई तकनीक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो इसको देखते हुए आप स्पाइन सर्जरी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? किस तरह की और इनोवेशंस और किस तरह की नई चीज़ें आपको लगता है कि आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं? जी, अब जैसे कि हमारा भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे एल्डरली पेशेंट भी बहुत है और हम यंग ग्रुप में भी बहुत हैं। बात ये आ रही है कि स्पाइन सर्जरी का फ्यूचर क्या है। स्पाइन सर्जरी में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई है और इनोवेशन रुक नहीं रही है। एंडोस्कोपी में भी 3rd 4th जनरेशन, विद इन 10 years 4 जनरेशन आ गई हैं। AI का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट रोबोट और नेविगेशन जो कि इसको और सेफ बना रही है, इन सब का भी आविष्कार हो चुका है और कॉमनली प्रैक्टिस में आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी हम धीरे धीरे लाने की इसकी प्रक्रिया में हैं। तो फ्यूचर ऑफ स्पाइन सर्जरी, जो हमारा मिथ था कि ऑपरेशन के बाद मरीज़ चल नहीं पाएगा, ये बहुत हद तक तो हट चुका है। मरीज़ खुश हैं और बहुत रिवॉर्डिंग सर्जरी है। और हम बोलें कि फ्यूचर क्या है, तो बहुत सेफ सर्जरी रहने वाली है। स्पाइन सर्जरी बहुत कॉमन होने वाली है। ये नहीं कि मरीज़ अपना ध्यान नहीं दे रहे, बट हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ये सब डिजेनरेटिव कंडीशंस बढ़ेंगी, तो स्पाइन सर्जरी का इनोवेशन भी होंगी और रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे, और अभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी, तो सर इसी से निकल के एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हम आपके पास आए हैं और आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आज के युवा हैं, पहले क्योंकि अक्सर ये ओल्डर एज में समस्या ज़्यादा देखी जाती थी, यंग एज में कमर दर्द या पीठ दर्द की बात अगर होती भी थी तो लोग बोलते थे यार इतने जल्दी क्या तुम बुढ़े हो गए हो। लेकिन अब ये चीज़ नहीं रह गई है।
और चूंकि वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, लंबे समय तक लोगों को बैठ करके काम करना पड़ रहा है या पर्टिकुलर पोजीशन में वो काम करते हैं, इवन तो सर्जन्स पे भी अप्लाई होती है वो बात। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए आप किस तरह की एडवाइस करेंगे हमारे दर्शकों को कि जिससे उनकी बैक जो है वो मतलब अच्छी बनी रहे और उसको सर्जरी तक जाने की नौबत ना आए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आजकल जैसे कि सोनी जी ने बताया कि वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, इसमें सामान्यतः होता क्या है, जब हम काम में तल्लीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, वो अपना सेल्फ केयर भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पानी ज़्यादा पिएं, हर 45 मिनट के बाद पोजीशन चेंज करें। पोजीशन चेंज का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दें, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ बैठ जाए, अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, या थोड़ा छोटा वॉशरूम ब्रेक ले लें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक्सरसाइज को अपना पार्ट बनाएं, मतलब आपकी मोबिलिटी जितनी रहेगी उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उतनी ज़्यादा आपको ये सब प्रॉब्लम कम होंगी। और चौथी चीज़ है, जंक फूड छोड़ के जो न्यूट्रिशनल फूड है उस पर ध्यान दें। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ करेंगे तो आप बहुत हद तक अपनी कमर और शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब चलते चलते एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब करीब आप पिछले 4 वर्षों से इस सर्जरी को कर रहे हैं, काफ़ी भिन्न भिन्न तरह के केसेस आपके पास आए होंगे, तो इन केसेस में से कोई ऐसा मेमोरेबल केस आपको याद आता हो जिसको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जो एक उनके लिए मोटिवेशन भी बने? जी, वैसे तो हर केस खास होता है सर्जन के लिए। हम सभी सर्जन्स को अपने पेशेंट को चलता हुआ देखना अच्छा लगता है, बट एक केस का मैं बिल्कुल ध्यान देना चाहूँगा। मेरा नेचर है कि मैं सर्जरी फोर्स नहीं करता। एक पेशेंट हमारे अस्पताल में आए थे, उनको सर्जरी एडवाइस की, वो देखते ही देखते हॉस्पिटल में उनको कॉर्डा इक्वाना, जो हम बोलते हैं कि लैट्रिन बाथरूम कंट्रोल, पैर में कमज़ोरी आ गई। वो फिर भी नहीं मान रहे थे। यंग लड़का, 22 साल का लड़का था, घबरा रहा था, परिवार थे, हाँ घबरा रहा था। तो उसको मैंने पहली बार किसी मरीज़ को डांट के फोर्सफुली बोला कि मैं तेरी सर्जरी करूँगा, बिना सर्जरी किए मैं तेरे को जाने नहीं दूँगा। उसकी सर्जरी करी, पेशेंट की रिकवरी जो थी, क्योंकि ऑलरेडी मन बनाने में, कंसेंट देने में टाइम दिया, रिकवरी हुई 6 महीने में। पेशाब, बीच में परेशानी भी आई, पेशाब का कंट्रोल नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन हुआ, सब चीज़ें मैनेज की गई। बट पेशेंट जब चल के आया, आप मानेंगे नहीं, मैं उसको खुद नहीं पहचान पाया कि ये वही मरीज़ जिसका मैंने ऑपरेट किया था। एंड वो बहुत शुक्रगुजार है, उसका परिवार पूरा बहुत शुक्रगुजार है। मुझे भी देख के अच्छा लगा कि भैया वो डिसीजन सही था, पहली बार मैंने किसी को फोर्स किया, एंड ही रिकवर्ड वेरी वेल। ओके, ग्रेट। तो डॉक्टर साहब चलते चलते हम चाहेंगे कि एक जो हमने इंटरव्यू में ओवरऑल बातें की हैं, एक तो उनको आप सम अप कर दें, और आपका आखिरी में क्या हमारे दर्शकों के लिए संदेश है वो भी हम चाहेंगे कि उसको आप ऐड करें उसमें। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हेल्थ इज़ द वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो बाकी सब परेशानी सेकेंडरी हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं तो बस वही एक से परेशानी आपके जीवन में बड़ी समस्या बन जाएगी। तो और मैं स्पाइन एक्सपर्ट हूँ, तो इस परिप्रेक्ष्य में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, जीवन को तनाव मुक्त रखें, और कार्यशैली और जीवन शैली को एक्टिव रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब से हमने आज आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्न थे, उनके उत्तर जाने। इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहे हों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जब अगली बार हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे तो आपके उन प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय। थैंक यू सर। थैंक यू।